रिवीजन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट। ना एमबीबीएस हूँ, ना ही मैं पीएचडी हूँ, ऑनरी डॉक्टरेट हूँ। बट जज्बा और जो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक जंग में उतरेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम जंग लड़ रहे हैं। उधर पानी में जब तक उतरो नहीं तो क्या पता चलेगा कितनी गहराई। दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं। कभी एक हम अपने घर की बात करूं तो कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं। सब एक अशिक्षित परिवार से चीजें निकल कर आना चीजें और दिल्ली तक का सफर करना, मेंस तक पहुंचना चीजें, ये अपने आप में खुद प्राउड फील होता है। और अदर कंट्री से जब मुझे कई जगह से डॉक्टरेट दिया गया तो ये खुद प्राउड फील होता है। और जब हम जिसको गाइड करते हैं वो अच्छा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी गाइडेंस के थ्रू ही अभी तीन लोग हैं, दो मैं बोल रहा हूँ, 3 लोग हैं जो मेंस लीग हैं, उनका हुआ है मेंस, अभी इंटरव्यू के लिए मौके दे रहे हैं। वो अभी जस्ट अभी आनंद जी आए थे, उन्होंने भी एक ऐसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए थे एक छात्र के रूम पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक सर थे, वो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे, समझा रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कुछ बातचीत किया और हम काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं ना कि मुखर्जी नगर आना है तो कौन सी कोचिंग लेना है, कैसे रहना है, कैसे अपने ऑप्शनल को चूज करना है, उन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर विक्रम जी से। डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर विक्रम सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं ना एमबीबीएस हूँ, ना ही मैं पीएचडी हूँ, ऑनरी डॉक्टरेट हूँ। मुझे कई सारी कंट्रीज से ऑनरी डॉक्टरेट दिया गया है बिकॉज मैं स्लम्स के लिए, डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस के लिए, ऑर्फनेज ओल्ड एज के लिए अपने स्कूल टाइम से वर्क करता रहा। फिर इसी दौर में मैं जॉब में गया, बैंकिंग जॉब में। वहाँ से मैं लीव लिया। एक्चुअली लीव लेने के पीछे ये रीज़न था कि 9:30 to 4:30, 5:30 मुझे लगता था क्या यही मेरी लाइफ है। तो दैन वहाँ से लीव लिया और सिविल सर्विसेज की तरफ अपने आप को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स में और काफ़ी न्यूज़ चैनलों के थ्रू आपके बारे में सुना है, तो आप अपने बारे में थोड़ा एक बार बता दीजिए। देखिए, लिखना मेरा ऑनेस्टली स्कूल टाइम से ही था, बट उस तरीके से एक्टिव नहीं थे। बट होता है ना कि एक किसान परिवार से था तो बहुत सारे फाइनेंशियल इशू चीज़ें, तो कई सारे न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। अच्छे अच्छे अखबारों के साथ जुड़कर मैं लिखना शुरू किया। कई सारे पत्र पत्रिकाओं का मुझे ब्यूरो चीफ, कहीं का एसोसिएट एडिटर बनाया गया। तो मैं ऐसे लिखते लिखते अलग अलग मुद्दों को लिखता रहा, अपनी स्टडीज साथ में करते रहा। उसके बीच में फिर जॉब हुआ, वहाँ से लीव लिया, फिर दिल्ली आया सिविल सर्विसेज में बैक टू बैक, कभी प्रीलिम्स कभी मेंस। वो थोड़ा सा जो बायसनेस है उसमें मैं रह गया। तो डॉक्टर साहब, मैंने बच्चों के द्वारा, मतलब काफ़ी बच्चों के द्वारा सुना कि काफ़ी बच्चों को आप जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, देश के कोने कोने से आपको बता दूं कि लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम चैनल हो, जिनको मैं वो पर्सनली कई बार कई लोग ऐसे ही सोचते हैं जो कॉल करते हैं। कई लोग सेलेक्ट भी हैं, कई मेरे सिलेक्ट हैं जिनको मैंने खुद पर्सनल गाइड किया। अगर आप किसी का नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमलेश जी हैं, फिर एक राज करके है लड़का, राज खान वो लगाता है, वो भी दोस्त है। फिर और भी सारे मित्र हैं, ये भी दोस्त 2-4 बैठे हुए भी लोग भी भटके हुए थे। जैसे आपने भरत का नाम लिया, अरमान भाई हैं, लोग ऐसे कई सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सब ब्रदर ही हैं। ऑनेस्टली मैं अपने 10th के बाद से ही पढ़ाना शुरू किया था। 10th के बाद से ही मैं पढ़ाना शुरू किया था। होम ट्यूशन जाता था घर पर लोगों को पढ़ाने। और उससे पहले भी मैं काफ़ी सारे संघर्ष रहा अलग अलग इशूज को लेकर, फाइनेंशियल इशूज, घर की परिस्थितियाँ। तो लिखने का वहीं से कहीं ना कहीं मोटिवेशन आया। कहते हैं ना, जब आप उस दौर से खुद गुजरे होते हो, खुद फेस किए होते हो, तो लिखना मेरे अंदर आया। वो एक सृजन बाई नेचर या जो भी बोल सकते हैं कि मिला। और उस लेखनी के माध्यम से, और फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी कह सकते हैं, उसने मुझे लिखना, पढ़ना और पढ़ाना ये तीनों सिखा दिया। तीनों चीजें आपने वही से हाँ। और बाबा एक चीज अगर आपके ऊपर बोली जाए ना कि होनहार विद्वान के हो चीखने पार, तो बिल्कुल आपके ऊपर ये परफेक्ट बैठती है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, साधुवाद। तो कहते हैं ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर, एक शब्द बड़ा उनका हमेशा मैं कोट करता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। नहीं तो हम जैसे किसान परिवार से, उसमें से जो हालात चीजें हैं, कोई दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं। कभी एक हम अपने घर की बात करूं तो कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं। सब एक अशिक्षित परिवार से चीजें निकल कर आना चीजें और दिल्ली तक का सफर करना, मेंस तक पहुंचना चीजें, ये अपने आप में खुद प्राउड फील होता है। और अदर कंट्री से जब मुझे कई जगह से डॉक्टरेट दिया गया तो ये खुद प्राउड फील होता है। और जब हम जिसको गाइड करते हैं वो अच्छा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी गाइडेंस के थ्रू ही अभी तीन लोग हैं, दो मैं बोल रहा हूँ, 3 लोग हैं जो मेंस लीग हैं, उनका हुआ है मेंस, अभी इंटरव्यू के लिए मौके दे रहे हैं। वो अभी जस्ट अभी आनंद जी आए थे, उन्होंने भी एक ऐसे
तो डॉक्टर साहब जैसे जहाँ तक आपने बात किया ना कि बैकग्राउंड आपका एजुकेशन का उतना अच्छा नहीं था, ना एजुकेशन का रहा है ना फाइनेंशियल रहा है, एक किसान परिवार से हूँ, कोई एजुकेशन का कहीं दूर दूर से बैकग्राउंड नहीं रहा है, जीवन काफी मतलब संघर्षों से भरा हुआ है। बिल्कुल भाई तो साहब। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। जैसे आपने बताया ना कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, तो जो नए छात्र मुखर्जी नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आना चाहते हैं देश के विभिन्न कोने से, उन तक आप क्या मैसेज या क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए तो किन कोचिंग में एडमिशन लें, कैसे अपना ऑप्शनल चुने? थोड़ा इन चीज़ों को आप विस्तार से बताइए। आप का पहले जवाब देने से पहले ही मैं बोलूँगा और आप पूछे कि किस कोचिंग में एडमिशन ले चीज़ें, उस डायलेमा में खुद पहले ऑब्जर्व करना तभी फंसना सबसे बड़ी ज़रूरी है। मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया मुखर्जी नगर में, जो मैं 4-5 सालों से रहते हुए जो खुद ऑब्जर्व किया, खुद फेस किया, सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने बेस को मजबूत करो। जैसे पीछे लड़का खड़ा है अरमान, मैंने उसको बोला कोचिंग मत ज्वाइन कर, नहीं किया है वो, मेरी बात को माना। और एक भाई है उसका, और भाई है सुहेल, उसने ज्वाइन कर रखा है। तो डॉक्टर बेस मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? देखिए हमारे पूर्वांचल से जितने भी हमारे साथी आते हैं, मित्र, छोटे भाई आते हैं या मैं ही हूँ, रियलिटी ये है कि हम लोगों का बेस बड़ा कमज़ोर होता है और स्कूलिंग जो सिस्टम्स होते हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतना बढ़िया नहीं होता है कि उनकी बेसिक अच्छी हो। तो पहले तो उनको एनसीईआरटी वो अगर मैं कर, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है ना, वैसे ही एनसीईआरटी एक बार थोड़ा सा उसको डीपली उसको ऑब्जर्व कर ले, जान ले, उसके बाद उनकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, अगर लगता है कि घर वाले मजबूत है, चीज़ें एफोर्ड कर सकते हैं, 2 लाख, अब तो खैर खान सर आ गए 7,000 में करा रहे हैं, तो बट वो चीज़ें अभी नहीं उसको लाऊंगा, लगता है कि उसके पेरेंट्स एफर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। घर खेत बेचकर और जो गोल्ड ओल्ड मदर का बेच कर आते हैं, वो मुझे कहीं भी उचित नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है खान सर ने जो अभी अपना बैच लॉन्च किया ना 7500 रुपये में यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है जो चीज़ें आपने बोली ना कि घर बेचना, खेत बेचना, जेवर्स को गिरवी रखना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा में कम होगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होगी कम, और ये अच्छा इनिशिएटिव है ना, साधुवाद उनको। और ऐसे इनिशिएटिव लेने से कहते हैं ना कि पूरे अखंड भारत जिसकी बात होती है एक मजबूत होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ बातें होती है वो कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, समान है। जहाँ भेदभाव होती है, बातें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पढ़ते हैं, सबको पता है कि नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ की बातें की जाती है, लेकिन कितना बड़ा भेदभाव होती है, कितनी गैपिंग है, ये सारे हम खुद फेस किए दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए। वहाँ से मेरी मास्टर्स है, मैंने लॉ में एडमिशन्स लिया, अनफॉर्चुनेटली PhD में नहीं हुआ एडमिशन्स, बट डॉक्टरेट मिल गया है कई जगह से। आपने यूपीएससी के एग्जाम्स भी कई बार दिया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए ऑनेस्टली यूपीएससी का एग्जाम्स एक, जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम बोलते हैं, और ये सभी को बोलना चाहिए, ये मंत्र होना चाहिए कि जिंदगी एक खेल है, हारना और जितना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खेलना हमारे हाथ में है। और यूपीएससी देने के लिए, यहाँ आने के लिए बैंक का जॉब स्लिप लेकर आने के पीछे अभी हमारे बैग में पड़ा हुआ है लोक सदन न्यूज़पेपर से, और इसके अलावा और भी कुछ अखबार मैगजीन्स हैं जिन्होंने उन्होंने प्रॉपर लेटर देते हुए, अपॉइंटमेंट लेटर, इतनी सैलरी, सब कुछ उन्होंने पूरा दे रखा है। मैं वहाँ नहीं किया, मेरे पास लेटर आया हुआ है, घर पर भी भेजा उन्होंने लेटर, मैं नहीं किया। तो यूपीएससी एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म हम जैसे मिडिल फैमिली लोगों के लिए मिल जाती है, जो हम टू द सर्व सोसाइटी वाला जो कंसेप्ट है ना, डायरेक्ट हम उन जो वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, नीडी हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर मैं ऑनेस्ट हो तो। बाकी तो सबको कोई छुपा नहीं है, आजकल नेट का जमाना है, सोशल मीडिया, सब पता है, हाँ सब पता है उनको कि हालात क्या है, चीजें हम अपने जो भी मैं देख रहा हूँ, और ये कई सारे रिसर्च में बोला गया है, देखा गया है कई सारे कि 80% ऑफिसर्स कहीं ना कहीं करप्ट हैं, चीजें और धीरे धीरे निकल कर कुछ आ भी जाती है, सब तो उजगार नहीं होती, बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम वहाँ पे फिर आपको लाना चाहेंगे। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि नए छात्र अगर मुखर्जी नगर में आते हैं, आपने बताया कि बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया ना कि शरीर में जैसे खून है, वैसे यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज़ आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे की और क्या क्या बातें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैंने बोला कि अगर मैं वो 2 लाख 3 लाख इंस्टीट्यूट्स में पे करने में कैपेबल नहीं है, उनको लगता है कि 10,000 8,000 से नीचे कहीं भी नेहरू बिहार मुखर्जी करोल बाग में तो और ज़्यादा महंगा है, तो अगर मैं आप नहीं पे करने में कैपेबल हो तो आप सेल्फ स्टडी से घर पर बैठ कर भी कर सकते हो। एग्जाम्पल है, मेरे खुद फ्रेंड्स कई सारे हैं,
खुद मेरे फ्रेंड्स हैं। और अभी जस्ट हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, मेरा एक मित्र है आनंद मोहन, उसने भी घर से ही किया है इंटरव्यू देने के लिए, बस मौका के लिए यहाँ पर आया अभी। तो आप कर सकते हैं, बट अगर मैं आपके अंदर कैपेबिलिटी है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो आप यहाँ भी आइए। और बस इस डायलेमा में, और जो कुछ बोलते हैं ना कि उस जो कुचक्र होता है उसमें नहीं फंसना है। मोस्टली मैं देखता हूँ कि हमारे मित्र साथी फंस जाते हैं। और देखिए सीटें कम होती हैं, उसमें से भी जब से लेटरल एंट्री है कुछ सीटें रिजर्व करके रख ली जाती है। तो आपको हताश नहीं होना है। हताश कहने का मतलब कि अगर मैं नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये नहीं मतलब आपको सोचना है। हाँ, एक अपना रखो कि हाँ अगर ये नहीं होता तो मैं ये करूँगा, लेकिन आप ईमानदारी से 1.5-2 साल दे दिए हैं। इसका सिलेबस इतना बढ़िया से डिजाइन किया गया है ना यूपीएससी का, कि अच्छा से आपने दे दिया तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन तो आपको बनाकर छोड़ेगी। और आप एक अच्छा नागरिक बने, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। और उसके बाद आप जीवन में जहाँ जाएंगे ना कहीं कुछ अच्छा ही करेंगे। जहाँ तक बोला भी जाता है कि एक अच्छे देश का निर्माण एक अच्छे नागरिक से ही होता है। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पर वो एक चीजें मिल जाती है, बोलते हैं ना कि जिसको रीढ़ की हड्डी, वो चीजें वहाँ यहाँ आकर मजबूत हो जाती है संघर्ष करते करते। यहाँ संघर्ष तो है, आप देखते होंगे 6x8, 8x10 के रूम में छोटे छोटे केबिनों में बच्चे रहते हैं। आप देखेंगे एक एक रूम में 2-2 लोग बेड लगा के रहते हैं। कितने सारे इस संघर्ष तो जो रह रहा है वही फेस करेगा, और हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब मैं भी शुरू में आया था तो बहुत सारी चीजें थी। वो अगर मैं बताऊं कि हाँ ऐसा भी दिन आया जो मुझे रात में रोड पर सोना पड़ा, बोलूंगा तो थोड़ा हास्यास्पद होगा और लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहा है। तो क्या होता है ना कि असफलता जो होती है अनाथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन सफलता जो होती है चाहे उसके अंदर लाख बुराइयां हो, वो लोग उसी को सुनते हैं। लोग सफल लोगों को देखना पसंद करते हैं, उसके पीछे संघर्ष क्या रहा उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमें कलाम सर से, अब्राहम लिंकन से, स्वामी विवेकानंद से हमेशा प्रेरणा लेना होगा। और वो हमारा प्रेरणा का कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल है, और हर एक युवाओं के लिए रोल मॉडल होना ही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि जैसे कई लोगों से जो है हमें प्रेरणा लेना चाहिए, तो ऐसे यूपीएससी के एग्जाम में जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनको जो है इन बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेना जरूरी भी है, मोटिवेट रहना भी बहुत मस्ट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनको मतलब कैसे हॉस्टल्स में ज़्यादा रहना बेटर रहेगा, या पीजी में, या फिर सेपरेट रूम लेके रहें? और दूसरी चीज़ जो मैंने सुना कि मुखर्जी नगर में माहौल काफ़ी ज़्यादा है, उस माहौल में मतलब बच्चा आके स्टडीज मतलब बेटर कर सकता है, या फिर घर पे भी रह के स्टडीज कर सकता है? देखिए बोलते हैं ना कि अगर हम जब तक जंग में उतरेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम जंग लड़ रहे हैं। वो पानी में जब तक उतरो नहीं तो क्या पता चलेगा कितनी गहराई है। तो एग्जैक्टली यहाँ क्या होता है कि देश के कोने कोने से, नेहरू बिहार हुआ, मुखर्जी नगर हुआ, करोल बाग हुआ, रंजीत, लोग बच्चे आते हैं। और यहाँ आने एक फायदा ही होता है कि आप अगर यहाँ आए हो, एक दूसरे से किसी न किसी बहाने से टकरा ही जाते हो। टकराते हो तो एक दूसरे का जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के आसपास वो कहीं ना कहीं वार्तालाप होती है, और एक दूसरे से आप कहीं ना कहीं लर्न करते हो, सीखते हो। बिल्कुल सीखते हैं, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होता है, और नॉलेज ऐसी चीज है जो शेयर करने से ही बढ़ती है। शेयर करने से बढ़ती है। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें अब अल्ट्रा नेगेटिव होती है, कुछ अल्ट्रा पॉजिटिव होती है। तो हर जगह का वो हालात है, और कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलती है। तो यही रियलिटी यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए हो तभी वो कमल खिलेगी। जिस कमल की मैंने बात किया, नेहरू बिहार की जो नाला है कीचड़ वहीं से खिलेगी। वो कीचड़ आप अपने रूम में बैठकर किसी भी देश के कोने से भी खिला सकते हैं। और उसके लिए बस एक ही चीज़ है, राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दे सकता है? एक मेंटर देगा। आपका सिलेबस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैंने बोला अगर मैं बेसिक सही नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर मैं बेसिक सही है, अच्छी स्कूलिंग हुई है आपका, तो फिर जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे पूर्वांचल का जितने जिसको बोलते हैं बीमारू स्टेट, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे जो जगह, ये बीमारू स्टेट में आते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं, स्कूलिंग सिस्टम्स है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मोस्टली देखा गया पुअर ही होता है। अगर वो मिडिल फैमिली का है, लोअर मिडिल फैमिली का बच्चा है तो, और थोड़ा अपर वाले हैं तो उनके अच्छे होते हैं, अच्छे स्कूल्स उनको मिल जाते हैं, बट मोस्टली नहीं मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक बात बोली ना कि एनसीईआरटी पे मतलब बेस उनका मजबूत होना चाहिए, तो ये तो चीजें बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊंची इमारत बनाने के लिए बुनियाद को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए पहला तो आप एनसीईआरटी को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ ही लीजिए। तो डॉक्टर साहब, और जैसे जो नए छात्र दिल्ली आके स्टडीज करना चाहते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा समराइज करके आप बताइए किन किन बातों का वो ध्यान रखें? सबसे पहले देखिए, आज गूगल का जमाना है,
हर जगह नेट है, इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा, कुछ लोग हजारों किलोमीटर से चल के आते हैं, रात रात भर ट्रेनों में सफ़र करके आते हैं, उसमें मैं भी हूँ। तो अगर मैं आप आ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, थोड़ी सी गूगल का हेल्प लें, थोड़ी यूट्यूब का लें, थोड़ा सा आप पॉसिबल हो तो सिलेबस को देख लें, उसके बाद वहाँ से चलें। और उससे बड़ी बात है कि आप यहाँ आ रहे हैं तो डिपेंड करता है आपके अंदर संघर्ष की वो कितनी क्षमता है। आप, हो सकता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप आए हो तो सब कुछ वैसे ही मिल जाए। आप अच्छे फैमिली से नहीं हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ट्यूशंस पढ़ाना पड़ेगा, लाइक मी, अदर स्टूडेंट जो बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। तो आपको शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष में ही अक्सर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जिसको बोलता हूँ मैं इंडिया वर्सेज भारत, इंडिया वर्सेज भारत का जो कंसेप्ट था वो मैंने ही लिखा था। इसको लेकर काफी आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, मैंने देखा है काफी, और ये न्यूज़पेपर्स में भी एक्चुअली था। तो इंडिया वर्सेज भारत कहने का मतलब इस सवाल का ही ये जवाब है, इंडिया वर्सेज भारत में। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता इंग्लिश, हिंदी वर्सेज इंग्लिश। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर ही लेता हूँ, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो मेरे मित्र साथी यहाँ आएंगे, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। अब इंडिया, मैं कई बार बोला हूँ कि ये बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहती है, बड़े बड़े महानगरों के, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों के, राइट नाउ। और वही जो भारत है उसके बगल में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के मजबूर होता है। मैं भी मजबूर हुआ था, और क्योंकि मैं भी किसान का बच्चा हूँ, और किसान रहता है हिंदुस्तान, उसको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गांव में रहता है, और गांव में रहता है किसान जो हैं, छोटे लोग हैं, वो मजबूर होते हैं बड़े बड़े शहरों में आने के लिए, क्योंकि हमेशा खेती चीजें, आजकल जो हालात है खेती बाड़ी की, तो उससे अगर मैं सारे परिवार उसमें लगा रहेगा तो क्या करता है कि सोचता है कि अपने रोजी रोटी के लिए चलते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाता है। तो क्या होता है, वो मजबूर होता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों में, अपार्टमेंट में तो रह नहीं पाएगा, तो वो मजबूर होता है कहाँ रहने के लिए, झुग्गियों में। देखते होंगे जितने बड़े बड़े महानगरे हैं वहां झुग्गी मिलेगी, हर एक बड़े बड़े अट्टालिकाओं के बगल में, आसपास में। उसी झुग्गी बच्चों को, जब से मैं शुरू से आया हूँ दिल्ली में, पिछले लास्ट 5 ईयर से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए हमारे बीच में DRDO साइंटिस्ट भी आए थे, वो देखे सारा सिस्टम को, देख कर गए और काफी अप्रिशिएट भी किए थे, और साथ भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी अच्छा। हाँ, DRDO साइंटिस्ट जो कलाम सर के साथ 10 ईयर्स उन्होंने वर्क किया, सोच सकते हैं आप, मिसाइल पर काफी उनका वर्क है। तो वो जो मजदूरी करते हैं या बहुत मजबूरी में उनको झुग्गियों में रहना पड़ता है, उन्हीं के बच्चे जो होते हैं मजबूर होते हैं ऐसे धक्के खाने के लिए, या रेडी पटरी चीजें जो आप जो देखते हैं, ये रेडी पटरी वही लगाते हैं रोजमर्रा की। उनकी जो बस्ती होती है, सब्जी वाले, तो नमक तेल वाले, या जो भी इशूज है, लाइक फ्रूट्स वाले, जो भी खाने पीने का चीजें, वो वेंडर हैं जितने, वो सारे वो बेचते हैं। तो उन लोगों को जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके वो डेली के रोजमर्रा की चीजों को आपूर्ति करते हैं। लेकिन कोरोना के दौर में हमने किया देखा, आंखों से देखा, और मैंने खुद अपने टीम के साथ कई सारे लोगों को जाकर हम लोगों ने, जो अपने से पॉसिबल था, जिन बच्चों को पढ़ाते थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ अपनी एक साथियों के साथ मिलकर। तो वो लोग मजबूर हुए हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए, पैदल जा रहे थे, कोई ट्रकों के नीचे दबा, कोई ट्रेनों के नीचे दबकर मारा गया, उधर किसी की नजर नहीं गई। सुनिएगा, और वो वही बच्चे जो मजबूर होते हैं, किसी तरह वो 10th 12th होता है ना, बहुत कोई बच्चा मेहनती होता है, पढ़कर पास करता है ग्रेजुएशन, तो वो आता है, कहता है कि मुझे भी UPSC देना है, मुझे भी जुडिशरी देना है, मुझे भी चाहता हूँ कि मैं भी ऑफिसर बनूं। तब उसके साथ वो हिंदी मीडियम वाला जो कंसेप्ट आ जाती है, उसकी अच्छी स्कूलिंग हुई नहीं है। या और भी जो मेरे साथी हैं, जो बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो हिंदी भाषी हैं, पिछली बार तो देखा गया था कि 10th 12th के बच्चे हिंदी में फेल कर गए थे, कई सारे जो बड़े बड़े स्कूल के हैं, जिसको बोलते हैं ना कि बड़े स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़े चीजें, उनको हिंदी लिखने तक नहीं आया। जहां का कथा सम्राट प्रेमचंद की जहां वो जो भूमि है, वो बच्चे हिंदी में पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी ये सारी चीजें मुहिम है, और इसी मुहिम के चलते मैं डेली कोशिश करता हूँ एक आर्टिकल लिखने का, पोएट्री। खैर बीच में थोड़ा, अभी बीच में मेरा छूटा था कंटिन्यू लिखने का। ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के लिए डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और जो अभी चीजें आप बता रहे थे ना, कि जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप और बताएं। हाँ, उनके लिए यही है कि ये सारे कंसेप्ट इंडिया वर्सेज भारत जो मैंने बोला, वो अपने ऊपर भी लागू कर लें कि आप अपने स्थिति से कैसे हैं, आप क्या इस दौर को यहाँ फाइट कर सकते हैं। अगर मैं कर सकते हो, पोटेंशियल देखिए, हर लोगों के अंदर एनर्जी होता है। अगर मैं जहाँ लक्ष्य देखती है ना, सपने वो रहती है। कोई मोटिवेशनल, जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये तूफान पैदा कर दोगे। अच्छी बात है, हमारे अंदर ही शक्तियों का महावृक्ष है, होना चाहिए, शक्तियों का महावृक्ष हमारे अंदर ही है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन
आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें, थोड़ी बेसिक अच्छा कर लें, तब फाइट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज है, परिवार से बहुत सारे परेशानियां हैं, उस दौर में आप चाहते हैं कि यहाँ पर आए और एक साइड आपका परिवार से परेशानी लगा रहेगा, फोन आएगा और एक यहाँ पर लगेगा, तो फिर आप डायलेमा में रहेंगे। तो सबसे दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने घर पर बैठकर थोड़ा मजबूत कर लें फिर आए, घर से भी बैठकर हो सकता है, और आप या तो 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग का फी देकर और 10,000 रुपए रूम का रेंट देकर और उसके बाद 10,000 खाने का भी देकर रख सकते हैं, तब आपको आना चाहिए। भटकने के लिए यहाँ नहीं आइए। और दूसरी बात, हाँ, अगर मैं आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप 8 घंटा पढ़ने के बाद 8 घंटा जॉब भी कर सकते हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात और जानना चाहूंगा, कोई छात्र अगर यहाँ पे तैयारी करने के लिए आता है तो बेसिकली उनकी कितने खर्चे मंथली लगेंगे और कोचिंग फी कितनी है, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, कोचिंग फी तो जैसा कि अभी फाउंडेशन बैच चीजें देखा जाए पूरा ओवरऑल, तो सीसेट वगैरह के मिला दिया जाए ऑप्शनल, तो एक एवरेज बताइएगा। हाँ, क्योंकि विभिन्न कोचिंग बहुत सारी हैं। हाँ, अलग अलग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो 2+ ही जाता है, 2+2 to 50, 2 से 3 लाख के बीच में सारा ऑप्शनल वगैरह सब कुछ ऐड कर लें तो। लेकिन अभी जैसा कि खान सर का मैसेज चीजें सुनने में आ रहा है और अच्छे अच्छे टीचर उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, शायद जुड़ भी गए हैं उनके साथ में, जैसे हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर हैं, जुड़ गए, राजेश मिश्रा सर हैं, और केडी सर हैं। राजेश मिश्रा सर से पूछिएगा मेरे, हम लोग साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लॉयन है वहाँ पर हम लोग साथ में योगा एक्सरसाइज साथ में अच्छा खासी उनके साथ रहा है। तो ऐसे ऐसे टीचर जुड़ रहे हैं और 7,500 में 7,500 रुपये में अगर मैं अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब यहाँ तो मतलब 1 महीने का खर्चा एक छात्र का आ जाएगा, जितने में खान सर पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। ज्यादा लगता है, 7,500 से ज्यादा लगता है। 7,500 में दिल्ली में रहोगे, वही स्लम्स में, या 6 बाई 8, वो भी मुश्किल है। रूम कहाँ रूम मिलेगा? नेहरू बिहार मुखर्जी नगर तो कहीं आपको 10,000 9,000 से नीचे नहीं है। हाँ, अदर बात है कि आप रूम पार्टनर 2 लोग साथ रह रहे हैं तो 8,000 समथिंग हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसके साथ बहुत सारे और भी चीजें होते हैं ना, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चंस मैं आपसे और करना चाहूँगा। जैसे दिल्ली में काफ़ी अच्छा माहौल है और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, और अभी ऑनलाइन का भी कोरोना काल के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों ने जोर दिया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो खान सर ने जो बैच अभी लॉन्च किया है ऑनलाइन, उसमें वो प्री मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों का टीचर से इंटरेक्शन होता है, बट ऑनलाइन में वो संभव नहीं हो पाएगा। तो राइट, ये आपका सवाल बढ़िया है, और ये थोड़ा सा ये भी डायलेमा हमारा चलता रहता है कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन क्लासेज, ठीक ना। तो देखिए, हर लोगों की ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है, ठीक ना। कुछ लोगों को, मैं कई मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ लोगों को लगता है ऑफलाइन। नो डाउट ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर सामने रहता है, इंटरेक्ट होता है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो वो हम सॉर्ट आउट वहीं कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी अब ऐसे ऐसे टीचर हैं जो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उन्हें पता होगा बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या है, या ऑलरेडी वो ले लेते हैं मेल के थ्रू, या वो ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं। टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो गया है। अब हम लोग कहीं ना कहीं स्किल इंडिया से कहीं ना कहीं हम अब बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेक इंडिया से हम लोग कहाँ बढ़ गए हैं, अब ऑनलाइन पूरा मोड में आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इशू होना चाहिए। फिर भी ऑफलाइन देखिए, गुरुकुल का जो पहले से कंसेप्ट रहा है चीजें कि गुरु और टीचर में जो बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बट जहाँ क्लासेज में 700-800 स्टूडेंट बैठे हों, वहाँ एक टीचर कितने को हैंडल करेगा अगर प्रॉब्लम्स भी? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी तो चल रहा है ना। तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, बट जज्बा और जुनून होना चाहिए। जज्बा आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जज्बा और जुनून होना चाहिए, बट जज्बा और जुनून राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मेहनत सभी करते हैं, जो 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन कर लिए हैं, नॉलेज भी सभी का पास होता है, लेकिन ये सच है कि सब सेलेक्ट भी नहीं होंगे, और जो सेलेक्ट हो रहे हैं तो एक ही चीज़ है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला है, उनको अच्छा मेंटर मिला है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सिलेबस पर अच्छा से वर्क किया है, ना कि बहुत सारा चीज़ें उन्होंने पढ़ा है। बहुत चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो ऑब्जर्व किया। तो पढ़ना क्या है, उसी को 10 टाइम्स रिवीजन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है।
वो रिवीजन मस्ट है। अपाला मिश्रा मेरे बात होता है, उसकी मदर जो है डॉक्टर अल्पना मिश्रा मैम, जो उसने 9th रैंक भी लाई, हिंदी डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर है, प्रख्यात साहित्यकार पंडित हजारीबाई द्विवेदी की वो पोती है और उनकी बहू है। तो मैंने देखा, फिर सौम्या पांडे साथ में थी, चीज़ें मैंने ये चीज़ें देखा है। एग्जैक्टली क्या है कि आपका स्ट्रेटेजी और उसी को 10 टाइम्स रिवीजन। और देखिए ना, बहुत सारे, मैं तो कई लोगों से मैं जानता हूँ, जैसे सौम्या पांडे जी हैं और भी कुछ लोग हैं, वो रटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे। दिल्ली में मतलब बच्चे आ जाते हैं, उनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छी कोचिंग्स मिलते हैं, अच्छे माहौल्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी 1000 सीट होती है, यहाँ पे 5-6 लाख बच्चे अपेयर होते हैं एग्जाम में। फिर जिन लोगों का सिलेक्शंस नहीं होता है, उनके वो अपने आप को कैसे मैनेज करें? क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ गलत डायरेक्शंस में भी चले जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शंस होने वाले की तो बात सब करते हैं, लेकिन जिनके नहीं होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, वो अपने आप को तब कैसे हैंडल करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, मैंने शुरू में भी बोला था कि ज़िंदगी एक खेल है, हारना और जीतना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खेलना हमारे हाथ में है। और यहाँ देखा गया है, कई सारे आप जो टीचर देखेंगे जो स्टार बन के आज निकले हैं, या किसी भी फील्ड में, कुछ बॉलीवुड में भी हैं, जो इस मैदान में तो हार गए, लेकिन देखा गया है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, रंजीत नगर, करोल बाग, इधर जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन किए रहे, वो अपने ज़िंदगी में काफ़ी आगे हैं। और मैटर नहीं रखता कि आप IAS बने ना बने, या जिस मकसद से आए, आपने अपना एफर्ट लगाया 100%, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर जाएंगे, अच्छे इंसान जरूर। हाँ, मैं देखा हूँ आम आदमी पार्टी में कई सारे विधायक हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, कई लोग हैं, दुर्गेश पाठक हुए हैं, बिल्कुल बुराड़ी का जो विधायक जी हैं झा जी, काफी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अल्टीमेटली हमारा मकसद होता है टू सर्व द सोसाइटी, और जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है उनके लिए आवाज बनना। तो आवाज बनने के लिए हमें सबसे पहले वो अवेयरनेस होना चाहिए, वो बेसिक जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर नॉलेज है, वो फील होना चाहिए अंदर से। अगर मैं वो आपके अंदर है, आप एक सिटीजन होकर एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा आउटपुट और उसी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप IAS और IAS सब लोग थोड़ा बनेंगे। अब सोचिए ना, आप अभी थोड़ा देर पहले आप बोले ना लाखों लोग बैठते हैं, 1000 सीट ही हैं, 1000 भी नहीं है, 782 में फाइट किया हम लोगों ने अभी, तो उसमें भी कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व रख लेते हैं। वो तो सिस्टम है, हाँ सिस्टम, जो इन्होंने लाइक लैटरल एंट्री वगैरह लाया, तो सभी लोग तो IAS नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आप UPSC आपका 2 साल 2.5 साल जो आपने प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, जो आपने पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ा है, आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ा है, आपने इतने सारे केस स्टडी सॉल्व किया है, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। वो आपके लाइफ में हर मोड़ पर साथ देगी, आपके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें उभर कर आएगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बिल्कुल वो आएगी। और मैं सभी से अपील करता हूँ, अपने साथी मित्र जो जहाँ से सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे अपील से ही या मेरे देख कर ही कई सारे मित्र हैं जो, या कई स्टूडेंट हैं जिनको मैंने खुद गाइड किया है पर्सनल, वो यूपी के कुछ जगहों पर, कुछ मध्य प्रदेश में, जो हम लोगों ने, हमारी आपकी पाठशाला हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो पढ़ाते थे, तो वो लोग अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, बोल रहे, उस पर लिख रहे हैं, न्यूज में भी कई जगह बोल के विक्रम सर के प्रेरणा से हमने यहाँ स्टार्ट किया है। तो जरूरी नहीं है दोस्त कि आप IAS नहीं बने तो आप फेलुअर हो, अच्छी बात है। एक हम जैसे मिडिल, कोई यहाँ देखो ना, कोई ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन बड़े फैमिली के बच्चे यहाँ थोड़ा ना आते हैं तैयारी करने। हमने एक भी नहीं देखा जो ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट बड़े पॉलिटिशियन फैमिली के बच्चे जो IAS की तैयारी करता हो, वो क्यों करेगा भैया? वो नहीं करेगा। तो यहाँ सारे मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली वाले हैं जो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं सिस्टम में आकर, सिस्टम का पार्ट्स बनकर लोगों के लिए कुछ कल्याण की चीजें करें, कुछ अपनी विचार दें, कुछ किसी के लिए आवाज बने। तो ये तो अगर मैं किसी कारण से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक मान लो कि एक नाला है, इमेजिन करते हैं, और किसी ने छलांग लगा के पार कर दिया, किसी ने किसी कारण से नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसके पास भी है, बल्कि उससे ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ, कई सेलेक्टेड है जो मेरे कांटेक्ट में है, मैं देखा हूँ उनकी नॉलेज चीजें, मेरे करीब रहे, रूम पार्टनर मेरे रहे, मैं जानता हूँ, बढ़िया से जानता हूँ। शिवम मिश्रा अभी DSP है सुल्तानपुर में, यूपी के, बढ़िया से जानते हैं भाई साहब, एक एक चीज है, मैं एक एक चीज, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, उस डिबेट में वो मुद्दा ही नहीं है। आपका सवाल है कि बच्चों को तैयारी करने के लिए, तो मैं यही एग्जांपल उनको मैं देना चाह रहा हूँ अल्टीमेट, कि हताश नहीं होना है। और कई लोगों को मैं देखा हूँ जो सिस्टम में जाकर भी नोएडा से एक IAS ऑफिसर पे छलांग लगा सुसाइड कर लिया, बताए 2 साल पहले की बात है। ऐसे कई सारे केसेस मिलते हैं, जबकि वो पेपर 4 पढ़े होते हैं, पता ना कैसे थी, किसी ने डिग्री पढ़े होते हैं, कुछ ऐसे। डॉक्टर साहब, तो आपने काफी अच्छा बताया। तो एग्जैक्टली देखिए, आपको थोड़ा इसलिए मैं भी रोक रहा हूँ कि
किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अगर मैं जम के तैयारी किया है, किसी कारण से सेलेक्ट नहीं होता है, तो और सारे रास्ते खुले हुए हैं। ए नहीं सही तो ए सही, और उससे बड़ा ही अच्छा खुला हुआ है। और जीवन जो होता है ना, कहीं से कभी भी कहीं से मोड़ ले सकती है। बिल्कुल, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दूसरा खुल जाता है, दूसरा खुल जाता है। और कहते हैं ना कि ऑनेस्टली अगर मैं दिल से, अगर मैं जिसने समय दिया है, तैयारी किया है, वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। बिल्कुल वो जीवन में फेल नहीं होगा। आईएएस में फेल हो सकता है, स्टेट पीसीएस में हो सकता है कि उसको सिस्टम मार डाले, लेकिन वो अपने विचारों से अलग जगाते रहेगा, वो रोशनी जलाते रहेगा, और अपने, मुझे लगता है जब तक उसकी सांसें चलेगी, जलाते रहेगा। तो उस शिक्षा को, उस रोशनी को जलाए रखना है। कहते हैं ना कि हमारे दिल में, चाहे तुम्हारे दिल में, ये आग धड़कते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? ये ज्वाला जलते रहना चाहिए हमारे दिल में, न सही तुम्हारे दिल में ही, लेकिन धड़कते रहना चाहिए। तो जो मेन मुद्दा है वो हमारी यही मुद्दा है कि आप एक स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, उस स्ट्रेटेजी पर आप काम करो। और देखो, सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स स्टडी में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने सारे हैं, वो आपको कोई कोचिंग वाला सेलेक्ट करा देता तो सबसे पहले अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने रिलेटिव को, उसको नहीं कराता। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड होते हैं, तो क्या वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है या नहीं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरे फ्रेंड्स कई हैं जो सोशल मीडिया एक्टिव थे, और अलग अलग उनके अंदर नेगेटिविटी भी थी, अल्ट्रा, अभी भी जो एक मित्र मिला था वो भी चीज़ें। तो देखिए, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अल्ट्रा नेगेटिव, कुछ अल्ट्रा पॉजिटिव। अल्ट्रा नेगेटिव, अगर मैं आप किसी चीज़ को भी हावी अपने ऊपर बना रहे हो तो वो गलत है। कोई भी चीज़ हो, आप सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो गलत है। या आप अदर कोई भी, बट सोशल मीडिया एक तरफ से कहते हैं ना वरदान भी है, और एक तरफ से अभिशाप भी है। तो डॉक्टर साहब जानते क्या, अभी मतलब भारत में एक एप्लीकेशन से सूचना एक ऐप है एजुकेशन सोशल मीडिया, जहाँ पे बच्चे कनेक्ट होकर अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, साथ में अपने दिन भर के बेस्ट एमसीक्यूज को पोस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे स्टडीज कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, अपनी चीजों को शेयर मैं फोन में आपको दिखाऊं, देश के कोने कोने से लड़के जुड़े हुए हैं लोग, मतलब स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो गांव में है, किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, उनको खेती भी करना है, सब कुछ करना है, तो वो यहाँ तक तो नहीं आ सकते। बिल्कुल। और यहाँ जब तक नहीं आएंगे, सच है कि कई जगहों को योजना कुरुक्षेत्र जैसे जो मैगजीन्स है वो नहीं मिल पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिल पाएगा। द हिंदू उनको मंगाना 2 दिन लग जाता है। जैसे आनंद भाई अभी आया है, उसका इंटरव्यू मौका भी नेक्स्ट आईएएस से देकर आया, और वो बोलता है कि भैया हम मंगाते थे तो 2 दिन लग जाता था आने में, बलिया में। तो आप समझिए, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ इन लोगों को आप शेयर कर देता हूँ पीडीएफ के रूप में। साहब जो सूचना से ना, वहाँ पे भी छात्र अपने नोट्स या न्यूज पेपर्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि काफी छात्र जो दूर दराज हैं तो वो इस ऐप के थ्रू कनेक्ट होकर ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव, आई अप्रिशिएट दैट। ओके, तो आप मतलब जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो सूचना ऐप का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करें, और मैं सभी को बोलता हूँ कि कीजिए। और देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की जहाँ बात होती है आर्टिकल 51A की, ये आपका सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके ड्यूटीज हैं। और ये चीजें कभी ना सोचे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें प्रिपरेशन करने के लिए भेजे तो हम वो हमारे ऊपर या हमने उनके ऊपर वो कुछ वैसा होता है ना कि हमने बहुत सारा वो कर दिया। लाइक कुछ बच्चे इतने प्रेशर्ड होकर आते हैं ना, मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि भैया क्या करूँ, बस मम्मी पापा का मन था और हमने आया 2.5 लाख फी दे दिया और कोचिंग ले लिया, मन नहीं करता है क्लास तक जाने का। बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आप वो गलती मत करना, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके जो भी देख रहे हैं वो गलती नहीं करना चाहिए। मैं मतलब बिल्कुल वो बच्चे, कई सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। एक बच्चा था वो उसका अनफॉर्चुनेटली तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो निराश हो जाते हैं, बट निराश भी नहीं होना है और माँ बाप के दबाव में भी प्रिपरेशन करने नहीं आना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी खुद करना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट है उसमें, तभी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ओके, तो डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो आप लोग बताइए कि वीडियोज कैसा लगा। हमें तो डॉक्टर विक्रम से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने काफ़ी अच्छी सलाह दी है बच्चों को कि उनको यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, कोचिंग लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फिर कभी हम इनके साथ में फुल डिटेल्स में वीडियोज करेंगे। तब तक के जय भारत।